शिवपुर नाम के एक गांव में जमींदार दुर्जन सिंह के यहाँ पर राघव नाम का एक बड़ा ही भोला भाला नौकर काम करता था। वह जमींदार के घर और खेतों में काम करता, रात को जमींदार के पांव दबाता था। अनजाने में उससे अगर कोई नुकसान हो जाता तो जमींदार उसे बेरहमी से पीटता और उस दिन उसे खाना भी नहीं मिलता था। राघव इस तरह के जीवन से बड़ा ही परेशान हो चुका था। असल में राघव दुर्जन सिंह के पास एक बंधुआ मजदूर की तरह से काम करता था। दुर्जन सिंह के अत्याचारों से तंग आकर एक दिन राघव ने गांव से भाग जाने का निश्चय कर लिया। वह रात के अंधेरे में गांव से भाग गया। 2 दिन और 2 रातों तक वह बिना रुके ही चलता रहा। चलते चलते वह रात्रि को गांव मालपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। देखने से लग रहा था शायद कोई विवाह का उत्सव था। राघव ने सोचा, लगता है यहाँ पर कोई बारात ठहरी हुई है। क्यों ना मैं भी बारात में शामिल हो जाऊं और अपनी भूख को मिटा लूं। भूख के कारण पेट में ऐंठन सी हो रही है। जब वह जनमासे के अंदर पहुंचा तो देखा कि एक युवक वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। राघव सोच रहा था, अरे ये युवक कौन है, इसे क्या हुआ। तभी एक आदमी राघव का हाथ पकड़कर बोला, जरा इधर मेरे साथ तो आना। वह आदमी खींचकर राघव को एक कोने में ले गया और बोलने लगा, कौन हो तुम बाराती तो नहीं लगते। जी जी, मैं बाराती नहीं, इधर से गुजर रहा था, यहाँ पर बारात ठहरी तो देखा, अंदर चला आया। वह आदमी बोला, ओहो, तो मेरा अंदाज बिल्कुल सही निकला। फिर वह आदमी राघव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। राघव चौंक कर बोला, अरे यह आप क्या कर रहे हैं। आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरी इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। बेटा इस समय मैं मुसीबत में हूँ। बेटा तुम ही मुझे इस मझधार से निकाल सकते हो। राघव ने पूछा, आप क्या कहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो बेटा, अभी तुमने वहाँ जिस बेहोश युवक को पड़े हुए देखा, वे मेरा बेटा और इस बारात का दूल्हा है। ये सुनकर राघव ने कहा, ओ लेकिन उसे हुआ क्या है। बेटा उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब वह 4-5 घंटे के बाद ही होश में आएगा। बेटा लड़की वालों को अगर इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के ही खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ेगा। राघव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं इससे क्या कर सकता हूँ। तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरह से संभाल लूँगा। राघव ने कहा, लेकिन यह तो गलत है। बेटा मैं तुम्हें इस काम के लिए 50 सोने की मोहरें दूंगा और मेरी बात मान लो, तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर राघव के मन में लालच आ गया। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। वह आदमी बोला, बेटा तुमने मुझे बड़ी ही उलझन से बाहर निकाल लिया है। इसके बाद राघव बड़े ही ठाठ से दूल्हा बनकर सेहरा लगाकर बारात के साथ लड़की वालों के द्वार पर पहुंचा। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए और विवाह संपन्न हो गया। फेरों के पश्चात लड़की का पिता जगन्नाथ राघव से बोला, आओ बेटा आप चलकर हमारे कुल देवता का पूजन कर लो। कुल देवता का पूजन करने के लिए दुल्हन बनी हुई लता के साथ राघव को एक एकांत कमरे में ले जाया गया। बेटा नियम के अनुसार तुम दोनों को अकेले में ही कुल देवता की पूजा करनी है। यह कहकर जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। राघव का भूख से बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह लता से बोला, देखो मुझे बहुत ही भूख लगी है। यह कहते हुए उसने सेहरा अपने चेहरे से हटा दिया। यह सुनकर लता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों, क्या पिताजी की बनाई हुई मिठाई आपको पसंद नहीं आई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान ही नहीं रहा। ये सुनकर लता ने सोचा, मेरे लिए पति से बढ़कर और कौन सा देवता हो सकता है। कुल देवता की पूजा से पहले मुझे पति को मिठाई खिलाकर उनकी भूख शांत करनी चाहिए। उसने तुरंत पूजा की थाल में रखी हुई मिठाइयाँ और पकवान उठाकर राघव के सामने रख दिए। लीजिए खाइए। राघव झटपट खाना खाने में जुट गया। उसे देखकर लता सोचने लगी, किस तेजी से खाना खा रहे हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना ना खाया हो। भरपेट खाना खाने के पश्चात राघव ने लता के साथ कुल देवता की पूजा की। अन्य धार्मिक रस्म अदा करने के पश्चात जब राघव बारात के साथ जनमासे वापस लौटा तब दूल्हे के पिता ने उससे कहा, बेटा अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, ये लो स्वर्ण मुद्राएं और इसी समय इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राघव का मन बहुत ही प्रसन्न था। वह इस समय वहां से चल पड़ा और मन में वह सोच रहा था, लगता है वास्तव में मेरा भाग्य उदय होने वाला है।
तभी तो मुझे मुफ्त में भरपेट भोजन भी मिल गया और साथ में 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दक्षिणा में मिल गईं। दूसरी तरफ सुबह होने पर मालपुर गांव में दूल्हे का पिता असली दूल्हे को लेकर लड़की वालों के घर में पहुंच गया और लड़की की विदाई के लिए कहने लगा। उसने कहा, समधी जी, विदाई का समय हो गया है, अब बहू को विदा करने में देर ना कीजिए। अच्छा, कुछ समय दीजिए, मैं शीघ्र विदाई की रस्म करवा देता हूँ। यह कहकर जगन्नाथ समधी को आंगन में आदर सहित बिठाकर लता के कमरे में पहुंचा। तब उसने देखा कि लता और उसकी माँ दोनों बहुत ही उदास थीं। उसने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी के मुंह के उतरे हुए हैं? लता की माँ ने कहा, सुनो जी, लता कहती है आंगन में इस समय जो दूल्हा बैठा है वह यह दूल्हा नहीं है जिसने कल रात इसके साथ 7 फेरे लिए थे। क्या बकती हो? भला ये कैसे हो सकता है? जगन्नाथ ने तुरंत लता से पूछा। क्यों लता, क्या माजरा है? लता ने कहा, पिताजी, यह वह दूल्हा नहीं है जो कल रात मेरे साथ कुल देवता की पूजा करने कमरे में गया था। आपको मेरे कहानी पर विश्वास नहीं है तो मुझे एक बार एकांत में दूल्हे से मिलने दीजिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तू उससे एकांत में मिलकर क्या करेगी? पिताजी, एकांत में मैं उससे उस बातचीत के बारे में पूछूंगा जो कल रात मेरे और रात वाले दूल्हे के बीच में हुई थी। यदि ये असली दूल्हा हुआ तो मेरी बातों का सही जवाब देगा। ठीक है, मैं अभी दूल्हे को बुलाकर लाता हूँ। जगन्नाथ दूल्हे को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद दूल्हा लता के सामने था। लता ने कहा, आपको याद है कल रात कुल देवता के पूजन के वक्त आपने मुझे क्या कहा था? मैंने तुमसे यही कहा था कि कुल देवता की पूजा करो, और क्या नहीं तुमसे? क्या तुम उस वक्त भूखे नहीं थे? अरे, मैं उस समय भूखा क्यों होता? मैंने तो पहले से ही भरपेट भोजन किया था। लता मन में सोचने लगी, ओह, तब तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, यह रात वाला दूल्हा नहीं है। लता तेजी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। माँ, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है, यह तो दूल्हा नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ फेरे लिए थे। तब दूल्हे के पिता हरिदास भी वहां पहुंच गया। उसे देखते ही जगन्नाथ क्रोधित होकर उससे बोला, हरिदास, तुमने हमारे साथ ऐसा घिनौना छल क्यों किया? बता, रात वाला दूल्हा कहाँ पर है? हरिदास सोचने लगा, लगता है सारा भांडा फूट गया। हरिदास बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और जगन्नाथ से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? जगन्नाथ, मेरे बेटे राम प्रसाद ने ही तो कल रात तुम्हारी बेटी के साथ 7 फेरे लिए थे। झूठ झूठ बोलते हो तुम। मेरी बेटी ने तुम्हारे इस झूठे का भांडा फोड़ दिया है। अब जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। जगन्नाथ, और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा कर दो, नहीं यह कदापि नहीं होगा। उन दोनों के झगड़े को देखकर दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह फिर से झटपटाकर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हरिदास ने सोचा, ओ राम प्रसाद को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया, अब तो मेरी खैर नहीं, सारा खेल बिगड़ गया। लड़की का पिता जगन्नाथ बोला, ओ तो यह चक्कर है, हरिप्रसाद, तेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तूने इस बात को छिपाने के लिए कल रात किसी दूसरे दूल्हे के साथ मेरी बेटी के फेरे करवा डाले। हाँ जगन्नाथ, यदि मैं ऐसा ना करता तो मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा ही रह जाता। कुंवारा तो अब भी जीवन भर रहेगा तेरा बेटा। हरिदास, जा, चला जा, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। हरिदास ने चुपचाप वहां चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। हरिदास बारात के साथ बिना एक भी पल गवाए अपने गांव की ओर लौट गया। इसके बाद जगन्नाथ ने कहा, बेटी लता, तेरे साथ ये बड़ा ही अन्याय हुआ। अब क्या होगा बेटी? पिताजी, कुदरत को शायद यही मंजूर था। दूसरी तरफ मालपुर गांव से निकल जाने के बाद राघव चला जा रहा था। चलते चलते वह एक वन में पहुंचा जहां उसे कुटिया दिखाई दी। वह एक ऋषि का आश्रम था। राघव ने ऋषि को प्रणाम किया और रात बिताने के लिए आसरा मांगा। ऋषि ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तब राघव ने अपनी सारी राम कहानी ऋषि को सुना दी। ऋषि को राघव के भोलेपन पर दया आ गई। उन्होंने राघव को आश्रम में रुकने की आज्ञा दे दी। समय बीतता गया। राघव आश्रम के काम करता रहा। साथ साथ ऋषि राघव को ऐसी जड़ी बूटियां और औषधियों भी खिलाते थे जिससे राघव की बुद्धि तेज होने लगी और शरीर बलवान बनने लगा। अब राघव पहले वाला भोला भाला लड़का नहीं बल्कि चतुर और बलशाली बन गया था। कुछ समय के बाद ऋषि ने एक दिन राघव से कहा, बेटा अब समय आ गया है, अब तुम जाओ और अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। राघव ने कहा, परंतु ऋषिवर, वह तो उस दिन उस दूसरे दूल्हे के साथ विदा हो गई होगी। नहीं राघव, वह युवती उस दिन बारात के साथ नहीं गई, बल्कि आज भी वह तुम्हारा इंतजार कर रही है और इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो ऋषिवर? बेटा, बात यह है कि इन दिनों वह बहुत ही कष्ट में है। लता और उसके परिवार पर इस समय का एक दूसरा कष्ट भी टूट पड़ा है। दूसरा कष्ट वह कौन सा है?
बात यह है कि लता के विवाह के लिए उसके पिता ने सेठ राव सिंह के पास अपने खेत और मकान गिरवी रख दिए थे और उससे धन उधार लिया था। जब जगन्नाथ ने सेठ को उसका धन वापस लौटा दिया और उससे मकान और खेतों के गिरवी पत्र वापस लेने चाहे तो सेठ ने उसे गिरवी पत्र वापस लौटाने से इनकार कर दिया। वह क्यों? सेठ राव सिंह ने चालाकी से उससे खाली कागजों पे हस्ताक्षर करा लिए थे। यह तो जगन्नाथ जी के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ। हाँ, राघव सेठ ने जगन्नाथ के खेत और घर हथियाकर उस पर बहुत ही जुल्म किया है। यह सब सुनकर राघव बोला, अब मैं इसी समय गांव जाकर जगन्नाथ की सहायता करना चाहता हूँ। अच्छा ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषि की आज्ञा लेकर राघव वापस मालपुर गांव की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर राघव ने देखा कि जगन्नाथ अपने परिवार के साथ एक बगीचे में बैठा डेरा डाले हुए था। राघव ने जब उनकी यह दशा देखी तो वह सोचने लगा, इस परिवार पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है। घर बार होते हुए भी ये लोग बेघर की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वह बगीचे में पहुंचा तो सबसे पहले लता की नज़र उस पर पड़ी। उसे देखकर लता सोचने लगी, वह कौन है ये? ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी इसे देखा है। अचानक उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। ओह, यह तो वही युवक है जिसने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे। वह उठकर तुरंत राघव के पास पहुंची। उसने राघव से पूछा, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे? पूछो तो बताओ। कोई दूल्हा यदि कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? उसको कुल देवता के भोजन की थाली में से कुछ भोजन निकालकर दूल्हे को खिला देना चाहिए। उत्तर सुनकर उसकी आंखें चमक गईं और वह बोली, तो तुम वही हो? हाँ लता, मैं वही हूँ जिसे तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजन से पहले भोजन करवाया था। तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरे साथ 7 फेरे लिए और उसके बाद अपना कर्तव्य नहीं निभाया। कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही मैं दोबारा वापस आया हूँ। लता ने तुरंत अपने माता पिता को राघव से मिलवाया। राघव के सास ससुर भी अपने दामाद से मिलकर बड़े ही खुश हुए। फिर उन्होंने राघव को अपनी सारी आपबीती बताई कि किस प्रकार सेठ राव सिंह ने उनके साथ छल किया है। तब राघव ने कहा, पिताजी आप दुखी ना हो। आपको इस अवस्था तक पहुंचाने वाले उस धूर्त सेठ राव सिंह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह अपनी सारी बेईमानी भूल जाएगा। पिताजी, आज रात को मैं उसके घर में पड़ाव डालूंगा, तब देखना मैं कैसे उसे छड्डी का दूध याद दिलाता हूँ। रात होने पर वह गांव में सेठ राव सिंह के घर के बाहर जा पहुंचा और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद घर का द्वार खुला और सेठ राव सिंह बाहर आया। राघव ने कहा, श्रीमान, मैं एक परदेसी आदमी हूँ, क्या आप मुझे रात भर अपने घर में ठहरने की जगह दे सकते हैं? यह सुनकर सेठ राव सिंह सोच में पड़ गया। सोचने लगा, रात के समय में इससे मोटा किराया वसूल लूंगा, इसे घर में ठहरा लेना चाहिए। ये सोचकर वह राघव से बोला, ठीक है, अंदर चले आओ, किंतु तुम्हें किराए के रूप में 10 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। राव सिंह के पीछे पीछे राघव उसके घर में घुस गया। राघव को एक कमरे में छोड़कर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी चंदा के पास आया। उसकी पत्नी ने कहा, यह तुम किसे घर में ले आए? बेचारा राहगीर इस रात में कहाँ जाता, इसलिए घर में बुलाया। ये तो तुमने ठीक नहीं किया। क्या पता कोई ठग ही हो और हमारे सो जाने के बाद हमारा सारा माल लेकर चंपत हो जाए। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो मैंने उसे घर में ठहरा लिया है। अब क्या करना चाहिए? करना क्या है? तुम उसे बैठक में ठहराओ। तुम उसकी चारपाई के पास अपनी चारपाई बिछाओ। मैं तुम्हारे दूसरे कमरे से उसकी निगरानी करूंगी। तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करना चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे वह और हम रात भर जागते रहें, ताकि उसे अपने हमारे घर में चोरी करने का अवसर ही ना मिले। तुम कोई ऐसी तरकीब सोचो, मैं उस आदमी के बैठक में सोने का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी के पास से चला गया। राव सिंह ने राघव को बैठक में ठहराया। अपनी चारपाई उसने बैठक में ही बिछा ली। चंदा भी बैठक में आ गई। अब वो तीनों एक ही कमरे में थे। तब चंदा ने कहा, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। कहानी तो मुझे बड़ी ही अच्छी आती है, परंतु सफ़र के कारण मुझे बहुत ही थकान है और नींद आ रही है। अच्छा, आप लोग भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अब तो राव सिंह और चंदा का माथा ठनका। ज़रूर इसके मन में कोई चोर है, तभी तो हम दोनों को जल्दी सो जाने के लिए कह रहा है। चंदा राघव से बोली, मुझे किससे कहानी सुनने की आदत है? तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी सुना ही दो। अच्छा, तो तुम जिद करती हो तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ।
एक राजा था, वह बहुत ही घमंडी था। उसकी एक रानी थी, वह भी उसी के जैसी थी। कहानी अधूरी छोड़कर राघव चुप हो गया और कुछ गहरी सोच में पड़ गया। ये देखकर चंदा ने कहा, बेटा किस सोच में पड़ गए? मुझे अचानक एक बात याद आ गई। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ, अब आपसे क्या छुपाऊँ सेठ साहब। मैं एक राजा के यहाँ पर बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उस राजा ने मुझे 5 थैलियाँ दी जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। अच्छा, लेकिन वे थैलियाँ कहाँ हैं सेठ साहब? उन थैलियों को लेकर जब मैं आपके गांव के बाहर वाली बहने वाली नदी के पास से गुजरा तो यह सोचकर कि आज रात उस गांव में रुकना ही है, मैं उन थैलियों को नदी के तट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे ज़मीन में गाड़ आया हूँ। सेठ साहब, अब सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत ही गलती की। आप जैसे ईमानदार आदमी के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ज़्यादा सुरक्षित रहती। यह सुनकर सेठ ने सोचा, क्यों न नदी के तट पर जाकर इस मूर्ख युवक की 5 थैलियाँ ले आऊं और उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रख लूं। उस युवक को पता भी नहीं चलेगा और उसकी थैलियाँ कहाँ पर गईं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी को कहा, चंदा अतिथि को अब ज़्यादा परेशान ना करो, कहानी सुनने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। चंदा उठकर बैठक से निकल आई। अब वह अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, रात को राघव जब गहरी नींद में सो जाएगा तब मैं जाकर राघव की स्वर्ण मुद्राएं नदी के तट के पेड़ के नीचे से खोद कर ले आऊंगी। राघव के सोने तक मैं थोड़ी सी नींद ले लूं। यह सोचकर चंदा ने अपनी आंखें बंद कर ली और शीघ्र ही खर्राटे भरने लगी। इधर बैठक में सेठ राव और राघव भी अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। सेठ राव लेटे लेटे सोच रहा था कि कब राघव को गहरी नींद आए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर बाद सेठ के कानों में राघव के खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगती है। उसने सोचा, वाह, यह सो गया है। अब मुझे जल्दी से जाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे से थैली निकाल लेनी चाहिए। राव सिंह अपने बिस्तर से उठा और सीधा गांव के बाहर बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। उसके बैठक से बाहर जाते ही राघव भी उठकर बैठ गया, क्योंकि वो भी सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। वह सोचने लगा, शेर तो मेरे बहकावे में आ गया और नदी की ओर चला गया है। बस अब जैसे ही सेठानी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर सेठ राव सिंह रात के समय में नदी के तट वाले बरगद के पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देता। वह पेड़ के नीचे इधर उधर खोदने लगा और थैलियाँ ढूंढने में लगा रहा है। इधर उसकी पत्नी चंदा ही जैसे आंख खुली, वह उठकर झटपट बैठक में पहुंची और उसने देखा, अरे मेरे पति यहाँ पर नहीं है। लगता है वह मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए हैं। मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब उनके पास पहुंच जाती हूँ और उनकी सहायता करती हूँ। यह सोचकर वह भी घर से बाहर निकली और नदी की तरफ चल दी। उसके बाहर जाते ही राघव चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। राघव ने तुरंत एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और सेठ की तिजोरी तोड़ डाली। उसमें रखे हुए हीरे जवाहरात, सोना चांदी और जमीनों के कागजात एक बड़ी सी पोटली में भर लिए। वो पोटली उठाकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकला गया और तेजी से उस बगीचे की तरफ चल पड़ा जहाँ उसकी पत्नी और सास ससुर थे। वह बहुत देर बाद जब सेठ और उसकी पत्नी घर में लौटे तो वह तिजोरी को देखकर विलाप करने लगे, हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सेठ और उसकी पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया कि कैसे उस अतिथि ने उनको बेवकूफ़ बना दिया था। इधर बगीचे में पहुंचने पर राघव ने अपने ससुर को घर और खेत के प्रमाण पत्र देते हुए कहा, लीजिए पिताजी, आपके खेत अब पुनः आपके हो गए। बेटा, ये सब तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमान से ही संभव हो सका है। आइए पिताजी, अब अपने घर चलते हैं। चलो बेटा। जगन्नाथ खुशी खुशी राघव के साथ अपने घर वापस लौट आया। अब राघव लता के साथ उसके पिता के घर में ही रहने लगा और खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाने लगा। लता पति के रूप में राघव को पाकर लता बड़ी खुश थी। उसके माता पिता भी राघव के रूप में इतने अच्छे दामाद को पकड़ बड़े ही खुश थे। वह पूरा परिवार एक सुखी परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हुए एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।